नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रगल ऑफ शेर खान टू बिकम द एम्परर ऑफ इंडिया। शेर शाह सूरी या फिर शेर कहा या फिर जिसका बचपन का नाम फरीद था, ये कैसे भारत का सम्राट बनता है, कैसे इसके विजय अभियान रहे और इसने मुग़लों को सत्ता से बेदखल कर दिया और कैसे इसके कार्यों के चलते इसे अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। और हम शेरशाह सूरी के विजय अभियानों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, शेरशाह सूरी के आरंभिक जीवन से जुड़ा एक वीडियो आपको एमए हिस्ट्री सेकंड सेम की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलें। दोस्तों, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सुल्तान महमूद की पत्नी की मृत्यु के बाद सारी शासन सत्ता शेर खां के हाथ में आ गई। जलाल खान नाबालिग था, इसलिए शेर खां ने सेना पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अपने विश्वास पात्र व्यक्तियों को सेना तथा शासन के उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया और धीरे धीरे अपनी शक्ति को दृढ़ बनाने लगा। अब वो बंगाल के शासक के साथ संघर्ष कर रहा था, क्योंकि बिहार के एक क्षेत्र का वो इस समय पर प्रमुख था, इसलिए स्वाभाविक था कि बंगाल के शासक के साथ उसका संघर्ष होना था। यहाँ पर बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह अपनी शक्ति में निरंतर वृद्धि करता चला जा रहा था। शेर खां के लिए यह बहुत बड़ा खतरा था। शेर खां ने अपनी इस बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए नुसरत शाह के बहनोई मखदूम आलम उस समय हाजीपुर का गवर्नर था और उसकी नुसरत शाह से सदैव अनबन रहती थी, जिसका लाभ हमारा शेरू उठाता है। तो यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लेता है और नुसरत शाह के विरुद्ध उसे भड़काता है। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है कि जो अगर दो दुश्मन हैं आपके और दोनों के बीच में हल्की सी भी फूट है तो उस फूट को बढ़ा दीजिए, तो दोनों ही लड़ मरेंगे और आपको बीच में आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही इस गठबंधन का पता नुसरत शाह को पता चला, वैसे ही उसने मखदूम आलम पर आक्रमण कर दिया और उसे मार डाला। तत्पश्चात उसने दक्षिणी बिहार पर भी आक्रमण कर दिया, लेकिन 1529 ईस्वी में शेर खां ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। इस विजय से शेर खां के प्रभाव में पर्याप्त वृद्धि हो गई। हम दूसरा देखते हैं चुनार पर अधिकार। 1530 ईस्वी में उसने चुनार पर अधिकार कर लिया। चुनार का दुर्ग ताज खां सारंग खानी के आधिपत्य में था। वह अपनी पत्नी लाड मल्लिका से विशेष प्रेम करता था। एक रात ताज खां के बड़े पुत्र, जो कि उसकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न हुआ था, ने तलवार से लाड मल्लिका पर वार किया और इससे वह घायल हो गई। इस घटना से उत्तेजित होकर ताज खां ने अपने पुत्र को मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके पुत्र ने अपनी जान खतरे में समझकर पिता पर वार कर दिया। ताज खां भयंकर रूप से घायल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। शेर खां ने इस झगड़े का लाभ उठाया और लाड मल्लिका से शादी कर ली। कितना इंटरेस्टिंग है यहाँ पर ये भाई, मतलब दिमाग इतना बड़े लेवल का लगाता था कि इसने लाड मल्लिका, जिसके लिए बाप बेटे लड़े जा रहे थे, उनसे इन्होंने शादी कर ली और दोनों को साइडलाइन कर दिया। तो यहाँ पर परिणाम स्वरूप चुनार का दुर्ग शेर खां से अधिकार में आ गया था। इसके साथ ही आपार धनराशि भी उसके हाथ में लगी थी और इस धनराशि से प्राप्त होते ही शेर खां की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी और वह निरंतर हिंदुस्तान का शासक बनने का स्वप्न देखने लगा। और यहाँ पर ये भी समझ लीजिएगा कि इन दोनों की उम्र में काफ़ी डिफरेंस था, है ना। हुमायूं से प्रारंभिक संघर्ष की बात करते हैं। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण किया था। इसी बीच गुजरात के बहादुर शाह ने अपनी सैनिक सरगर्मियां शुरू कर दी थी, इसलिए हुमायूं ने शेर खां से संधि कर ली और चुनार का किला उसी के हाथ में रहने दिया। तो यहाँ पर शुरुआत में शेर खां, जैसे कि हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, राजनीतिक कुशलता इसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो इसने क्या किया कि पहले इसे अभी लग रहा था कि अभी ये उतना बड़ा नहीं हुआ कि मुग़ल साम्राज्य से टक्कर ले सके, इसलिए इसने हुमायूं के साथ संधि करना सही समझा, ताकि हुमायूं ने इसे इसके चुनार के किले में बने रहने दिया और इसका साम्राज्य नहीं छीना। यहाँ पर बंगाल के शासक से दूसरा संघर्ष हुआ। देखो, हिस्ट्री अगर आपको समझना है ना दोस्तों, तो हिस्ट्री को बिल्कुल रिलेट करके समझो। ऐसा समझो कि शेर खां आपका दोस्त है और आप
आंखों देखा हाल देख रहे हैं, समझ लो कि आप उसी समय पर जाकर देख रहे हैं। अपने दिमाग में इन चीज़ों को इमेजिन करो और एक कहानी क्रिएट करो। इससे बहुत अच्छी तरह से आपको इतिहास समझ में आएगा और बस आपको फैक्ट और सन बस याद रखने होंगे। बंगाल के शासक से दूसरा संघर्ष होता है। नुसरत शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र गयासुद्दीन गद्दी पर बैठता है। जिस समय शेर खां चुनार में था, उस समय सुल्तान महमूद ने उसके साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया था। अतः उसने 1533 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया। 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ में दोनों सेनाओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें गयासुद्दीन की करारी हार हुई और उसकी सेना को अपार क्षति उठानी पड़ी। शेर खां को अपार धन प्राप्त हुआ और मतलब अपना शेरू यहाँ पर भी जीत गया, और शेर खां इस वजह से संतुष्ट नहीं हुआ था। शेरू की लार अभी भी टपक रही थी और शेरू को और कुछ चाहिए था। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि फिर से बंगाल पर एक बार आक्रमण कर दिया और सुल्तान महमूद को अनेक बार पराजित किया। वापस जाओ फिर आओ, फिर मारा, फिर वापस जाओ फिर आओ, यानी कि बहुत बार पराजित किया। इतना पराजित किया कि वो कभी सर इनके सामने नहीं उठा पाएगा। और शेर खां ने तेलियागढ़ी के दर्रे के निकट सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया। अंत में सुल्तान महमूद तथा शेर खां के बीच में एक संधि हो गई, जिसके अनुसार बंगाल के शासक ने 13 लाख रुपए की धनराशि शेर खां को देना स्वीकार कर लिया। अब यहाँ पर हमारा शेरू संतुष्ट हो गया, लेकिन एक वर्ष पश्चात शेर खां ने कर देने के बहाने लेकर 1537 ईस्वी में बंगाल पर पुनः आक्रमण कर दिया। सुल्तान महमूद ने पुर्तगालियों की सहायता से शेर खां को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन पिछली पराजयों ने उसकी कमर तोड़ दी थी। इसलिए वह इस स्थिति में नहीं था कि शेरू का सामना कर सके, और शेरू ने उसको फिर बहुत चाहा। भागकर उसने गोंड के दुर्ग में शरण ले ली। वहां से उसने अपना दूत भेजकर हुमायूं से सहायता करने की अपील की। शेर खां ने परिस्थितियों को समझते हुए तुरंत कार्यवाही करने का निश्चय किया। उसने जनरल ख्वाजा खां को गोंड का घेरा डालने का आदेश दिया। गोंड को चारों ओर से घेर कर उस पर अधिकार कर लिया। सुल्तान महमूद वहां से भाग खड़ा हुआ। शेरू ने सेनाओं को चटगांव तथा आसपास के इलाकों पर भी अधिकार कर लिया। चुनार का शेर खां के हाथ से निकल जाना। अब भाई, अब यहाँ पर ये इतनी तबाही बंगाल में मचा रहे हैं, तो जो महामहिम है, जो मुगल सम्राट है, उन्हें पता चल गया तो कुछ तो करेगा ना, क्योंकि उसको ये भी तो डर है कि अगर इसने बंगाल जीत लिया, इतना बड़ा राज्य जीत लिया, तो फिर मेरा नंबर है अगला, तो कुछ तो करेगा। तो यहाँ पर जो मुगल सम्राट रहता हुमायूं, उसको बंगाल का समाचार मिल जाता है, तो वह चिंतित हो उठता है। 1537 में वह आगरा से प्रस्थान कर देता है और चुनारगढ़ को घेरा डाल देता है। 6 महीनों के उपरांत किले पर मुगलों का अधिकार हो जाता है। तो जिस चुनार के किले के लिए ये इतना ज़्यादा रिस्क लेता है और शादी करता है, तो चुनार का किला हाथ से निकल जाता है। रोहतास दुर्ग पर शेर खां का अधिकार। शहद सॉरी चुनार के दुर्ग के पतन से शेर खां के सामने बड़ी कठिनाइयां उपस्थित हो गई थी। उसे एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। मुझे यह समझ में नहीं आता कि चुनार के किले पर जब मुगलों ने अधिकार कर लिया होगा, तो लाड मल्लिका किसकी हुई होगी। इस आवश्यकता की पूर्ति रोहतास के दुर्ग से ही हो सकती थी। रोहतास का दुर्ग उस समय एक हिंदू राजा के अधिकार में था, जो कि शेर खां का मित्र था। उसके मंत्री चूड़ामन से शेर खां की विशेष घनिष्ठता थी। शेर खां ने संकट के समय में कुछ समय के लिए दुर्ग में रहने की प्रार्थना की और मंत्री चूड़ामन को 6 मन सोना रिश्वत के रूप में दिया। मंत्री के लिए शेर खां ने भी यह लिखा कि वह राजा को समझा बुझाकर इसके लिए तैयार कर ले। यदि ऐसा नहीं किया तो वह हुमायूं से संधि कर लेगा और फिर राजा से बदला लिया जाएगा। राजा मंत्री के कहने से तैयार हो गया और यहाँ पर शेर खां को फिर से शरण मिल गई। शेर खां अपने परिवार तथा सैनिक के साथ दुर्ग में प्रवेश कर गया, लेकिन शेर खां ने राजा के साथ विश्वासघात किया और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि दुर्ग रक्षकों को निकाल बाहर करे और दुर्ग को अपने नियंत्रण में ले ले। क्या दिमाग है भाई। मतलब कि पहले तो अब इनके पास में जब इनका राज्य छिन गया, तो इन्होंने देखा कि अब क्या किया जाए, सेना को लेकर और अपनी नई नई लाड मल्लिका बीबी को लेकर रोड में तो नहीं जा सकते। तो इन्होंने एक छोटे से राजा, जो बहुत छोटा एरिया था, वहाँ पर के राजा के साथ में इन्होंने मित्रता पहले से ही थी,
उसका लाभ उठाकर ये वहाँ पर रहने के लिए चले गए और फिर उनके घर में जाकर कहे कि राजा अब तुम यहाँ से निकल लो, अब ये हमारा हुआ। तो यहाँ अब ऐसी कंडीशन आप अपने दिमाग में जब चलाएंगे ना कि एक आदमी है जिसका राज्य छिन गया है, अगर हम उस कंडीशन में होते तो हम बहुत दुखी हो जाते, या फिर हम लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते, लेकिन इसने लड़ना भी सही नहीं समझा और बहुत ही कूटनीति चलाई। तो ऐसी कंडीशन को अपने दिमाग में चलाओ कि एक आदमी है जिसका राज्य छिन गया है, फिर वो एक छोटे से राज्य के मंत्री के पास में जाता है, जो मंत्री है वो थोड़ा बदसूरत सा दिखता है फिर वो उसके साथ में संधि करता है, उसको थोड़ी सी इज्जत दिलाता है। मंत्री अपने राजा को समझा बुझाकर मनवा लेता है, फिर राजा इनका स्वागत करता है। स्वागत करने के बाद में फिर ये शेर खां बड़े शान से कहता है कि भौं भौं अब तुम यहाँ से निकल लो। तो ऐसी कहानी यहाँ पर चलती है। तो फिर शेर खां अफगान सैनिकों को स्त्रियों के वेश में डोलियों में बिठाकर दुर्ग के अंदर ले गया था। ये बहुत बड़ी बात है, यानी कि इसके सैनिकों को सीधे तौर पर न ले जाकर ये बताया कि ये हमारे परिवार की महिलाएं हैं, लेकिन यह मत कपोल कल्पित प्रतीत होता है। अब्बास सखानी ने भी इस मत का खंडन किया है। रोहतास के दुर्ग पर अधिकार कर लेने के कारण शेरू की स्थिति बहुत दृढ़ हो गई थी, क्योंकि सामरिक दृष्टि से यह दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण था। यह भारत का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग था। फरिश्ता लिखता है, मैंने भारत में अनेक पर्वतीय दुर्ग देखे हैं, लेकिन रोहतास से किसी का मुकाबला नहीं हो सकता। इस तरह की कोटेशन आपको अलग से लिखनी है और इन्हें अच्छे से हाईलाइट करके आना है। शेर खां ने स्वयं लिखा है, इसके मुकाबले में चुनार का किला कुछ भी नहीं है। जब गोहड़ का किला मेरे अधिकार में आया तो मुझे इतना हर्ष नहीं हुआ जितना मुझे रोहतास का किला छीन लेने में हुआ है। तो इस तरह से आपको जो इनकी प्रमुख विजय अभियान है, एक तरफ विजय अभियान लिखना है किसके खिलाफ हुआ, फिर एक तरफ सन लिखना है और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखनी है। बाकी आपको बस वीडियो को सुनते जाना है तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा। हुमायूं से अंतिम संघर्ष यानी कि चौसा या बेलग्राम का युद्ध जिसे कहते हैं। हुमायूं बंगाल जीतने के इरादे से आगे बढ़ा। यद्यपि शेरखां के पुत्र ने उसे रास्ते में रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उसने भी हटकर रोहतास के दुर्ग में शरण ले ली और हुमायूं को बेरोक टोक आगे बढ़ने दिया। हुमायूं ने गोंड पर अधिकार कर लिया और वहां दुर्ग में शरण ली और ऐशो आराम में मस्त हो गया। जो हुमायूं, इसके विषय में कहा जाता है कि ये बहुत ही शराबी टाइप का व्यक्ति था और लेनपूल ने इसके विषय में जो कहा है वो बहुत ही एक फेमस कोटेशन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसके जीवन का अंत हो गया। यानी कि ये हमेशा ही नशे में रहता था और लड़खड़ाते रहता था और इसकी मृत्यु भी इसी लड़खड़ाने में हुई जब ये दिल्ली में अपने दीन पनाह शहर की में बनाई इसकी दीन पनाह पुस्तकालय था, वहाँ पर से जब ये उतरा तो ये फिसल गया और फिसल कर इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु तब हुई थी जब इसने मुग़ल साम्राज्य को फिर से खड़ा कर लिया था। तो यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी इस भाई के साथ में। शेर खां ने उसका दिल्ली में संपर्क काट दिया और अनेक भागों पर अधिकार कर लिया। हुमायूं जब लौटा तो चौसा नामक स्थान पर युद्ध हुआ 1539 में, जिसके हुमायूं की पराजय हुई। चौसा की विजय से शेर खां का बंगाल तथा बिहार पर पूर्ण आधिपत्य हो गया था। चौसा या बेलग्राम का युद्ध बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ऐसे याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव से लेकर ये आपको बड़े नंबर के उत्तर में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इससे प्रसन्न होकर शेर खां ने अपना राज्याभिषेक करवाया। उसने अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और इसी समय उसने शेर शाह की उपाधि ली। अब अपना शेरू शेर शाह बन चुका था। चौसा के युद्ध से पराजित होकर हुमायूं भागकर आगरा गया और एक बड़ी सेना लेकर फिर शेर शाह से लड़ने के लिए आगे बढ़ा। कन्नौज के पास बेलग्राम नामक स्थान पर घमासान युद्ध हुआ। 1540 ईस्वी में ये बेलगाम नामक जगह पर यह युद्ध होता है और इस युद्ध में शेर खां जीत जाता है और हुमायूं को वहां पर से भागना पड़ता है। शेर खां ने उसका पीछा किया। बाध्य होकर हुमायूं आगरा तथा दिल्ली होते हुए ईरान भाग जाता है। आगरा तथा दिल्ली पर शेर खां का अधिकार हो जाता है। इस तरह से शेर खां भारत का सम्राट बन जाता है। अब यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, पिछले जो सेकंड वर्ल्ड वॉर वाला मैंने बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्या किया था कि आपको भी रिलैक्स मिले और मुझे भी और मेरे गले को भी आराम मिले, इसलिए मैंने
वो मेरे दिल के चैन वाला गाना लगा दिया था, लेकिन उसके चक्कर में क्या हुआ कि कॉपीराइट आ गया था वीडियो में, इसके लिए मुझे वो क्लिप काटनी पड़ी। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जैसे कि हमने पहले इस वीडियो में ये समझा था कि कैसे शेर खान ने दो शत्रुओं के बीच के कमज़ोर विश्वास को ख़त्म करने का काम किया, और उसे भरोसा नहीं था अपने भाई पर या फिर अपने दोस्त पर, इसलिए वो दो शत्रुओं को लड़ाकर बहुत आसानी से उसने जीत लिया। तो यहाँ पर एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, मेरे एक दोस्त की है। थोड़े से चीज़ें अलग होंगी ताकि वो अगर ये वीडियो देख भी ले तो उसे समझ में ना आए। तो क्या हुआ कि जब कॉलेज था तो उसे एक लड़की को शायद उसके ऊपर पहले से एक क्रश था। तो वो ये क्लियर करना चाहती थी कि इसका किसी के साथ में अफेयर तो नहीं है। तो वो काफ़ी एक लड़की से बात करता था हमेशा, तो उसको ये लगता था कि इसके इसके साथ में अफेयर तो नहीं है। तो उसने क्या की, वो धीरे से दो चार सहेलियों के बीच में ये अफवाह फैला दी कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। और फिर वो उसके पास में आके बोलती है कि हमारा एक दोस्त जो है ना, वो थोड़ा ज़्यादा बोलता है और ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें लीक कर देता है। तो उसने बता दी कि तुम्हारे उस दोस्त ने पूरी क्लास की लड़कियों को बता दिया है कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। अब यहाँ पर बात आती है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। जब दो दोस्तों में भरोसा नहीं होता है तो फिर वो कुत्तों की जगह लड़ने लगते हैं। तो वो भी उसके साथ में लड़ने पहुँच गया। तो जो उसको उसने समझाया कि नहीं भाई, मैंने ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं हूँ कि मैं तेरे बारे में इतनी फालतू बात फैलाऊँ। लेकिन उसको पूरा भरोसा था कि ये कर सकता है। उसको उस लड़की पर भरोसा हो गया जिसको ठीक से नहीं जानता, लेकिन उसको उस पर भरोसा नहीं था जो उसका लंबे समय से दोस्त था। तो फिर बाद में हो गया कंफर्म। फिर बाद में ये समझ में आया धीरे धीरे, जब बात किया उसने उस लड़की से, तो खुद की लाइन क्लियर करना चाहती थी। मतलब कि ये है कि अगर आपका कोई दोस्त है या फिर किसी भी चीज़ में जब तक आपको पूरी तरह से भरोसा ना हो, तो किसी के ऊपर आप एलिगेशन मत लगाइए, आप किसी के साथ लड़ने मत लग जाइए। इसीलिए भरोसा बहुत कीमती चीज़ होती है और इसे बनने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन टूटने में एक छोटा सा समय लगता है। तब से दोनों की दोस्ती ख़राब हो गई और दोनों ठीक से बात भी नहीं करते हैं। तो इसलिए भैया, छोटी छोटी बातों में आप उस भरोसे को तोड़ देते हैं जो बहुत बड़ी मेहनत से बनता है। इसीलिए ये एक छोटी सी कहानी थी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीखे होंगे। शेर खान की अन्य विजय देखते हैं। अब हम इन्हें शेरू तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये शेरशाह सूरी बन चुके हैं। तो शेरशाह सूरी जो कि द्वितीय अफ़गान वंश था, सूरवंश, दिल्ली साम्राज्य का और भारत में, क्योंकि इससे पहले लोधी वंश आ चुका था। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि दोनों लोधी वंश के पतन का कारण मुगल साम्राज्य था। दोस्तों, शेर शाह की अन्य विजय देखते हैं। इब्राहिम लोदी तथा हुमायूं के अधीन रहकर उसने बहुत कुछ सीखा था और पूर्ववर्ती किसी सम्राट से वह कम नहीं था। उसने गग्गर प्रदेश की विजय की और वहाँ पर उसने गग्गरों को रौंद डाला। फिर उसने बंगाल विद्रोह का दमन किया, जहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर था खिज़्र खां खुद को स्वतंत्र कर लेता है और 1541 में ये जाकर वहाँ पर उनका दमन कर देता है। फिर वह मालवा पर विजय अभियान करता है। यहाँ पर जो कादिर खान नाम का एक शासक रहता है, वह खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है, तो वो यहाँ पर विजय अभियान चलाता है। तो मांडू, उज्जैन, सारंगपुर, इनको वो अधीन कर लेता है। और इसके साथ ही 1542 में वह मालवा पर चढ़ाई करता है। यहाँ पर प्रोफेसर कानून को कहते हैं कि इस अभियान के प्रमुख दो उद्देश्य थे: गुजरात तथा मेवाड़ के राज्यों से सीधा संपर्क करना, जिनसे होकर मुगल मालवा में प्रवेश कर सकते थे, मालवा के मालदेव के संकल्पों को पूरा करने होने से रोकना और उसके उपद्रव करने से पहले उसे कुचल देना यहाँ पर इनका उद्देश्य था। फिर इसके बाद में देखिए, कादिर साहब का यहाँ पर दमन कर देते हैं और फिर इसके बाद में रायसेना की विजय देखते हैं। जो हमने प्रारंभिक विजय देखी थी हुमायूं के खिलाफ विजय, और जो बंगाल की विजय थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उतना भी लिख देंगे तो चलेगा। ये सिर्फ हम ये जो अन्य विजय है ये सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ याद रहना चाहिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप 5 नंबर के आंसर में भी इतना सब लिखते हैं तो बहुत ही
कॉमन सी बात है कि आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका समय ही खराब होना है। यहाँ पर रायसीना की विजय देखिए। रायसीना मध्य भारत की एक समृद्धशाली विरासत थी जिसका राजा पूनरमल था। 1542 में शेर शाह को वह राशि भेंट प्रदान कर अपना मित्र बनाना चाहता है, लेकिन शेर शाह इस धनी रियासत को हस्तगत करना चाहता था। और दूसरा यहाँ भी था कि उसने मुसलमान जागीरदारों की सारी संपत्ति जब्त करके उन्हें गरीब बना दिया था और उनकी स्त्रियों को अपना गुलाम बना लिया था, जिससे शेर शाह ने इस्लाम के विरुद्ध समझा समझा इसलिए उसने पूरमल को दंड देने का निश्चय किया। यानी कि जो पूरनमल था ये भी काफ़ी कम नहीं था। इसने क्या किया था कि जो समृद्ध मुस्लिम लोग थे उन्हें पराजित करके उनकी बीवियों को अपने घर ले आया था। अब लाया क्यों था ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया यहाँ पर इन्होंने ऐसी ऐसी हरकत की तो पूरनमल की कुटाई तो ज़रूरी थी। इसलिए यहाँ पर कानून का मत है कि शेर शाह का उद्देश्य धार्मिक न होकर राजनीतिक था। अब देखिए कोई भी शासक ना चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से करना चाहता है। जैसे कि कलिंग की विजय, यहाँ पर बहुत ही ये अगर आप हिस्टोरिकल बहुत ही ध्यान से अगर सोचें तो कलिंग की विजय के बाद में अशोक धर्म मार्ग क्यों अपना लेता है, क्योंकि सिर्फ कलिंग ही एक ऐसा राज्य था जो उनके समकालीन सबसे ताकतवर राज्य था। अगर अशोक पहले ही धार्मिक हो जाता तो कलिंग बहुत आसानी से अशोक को पराजित करके और जो उनका साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य था उसे कमज़ोर कर सकता था। इसीलिए जो अगर राजनीतिक पॉइंट से सोचें तो कलिंग को पराजित करने के बाद में उन्होंने धर्म की बात की। अगर ऐसा ही हृदय परिवर्तन होना रहता तो अपने 100 भाइयों का कत्ल करने के बाद में बहुत सारे लोगों की बलि देने के बाद में तब क्यों नहीं हुआ उसका हृदय परिवर्तन? उसका हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद ही क्यों हुआ? तो सीधा सा ही एक अगर राजनीतिक पॉइंट से सोचें तो यहाँ पर कलिंग के बाद में कोई अन्य बड़ी शक्ति नहीं बची थी, इसलिए राज्य की समृद्धता और शांति स्थापित करने के लिए उसने ऐसा किया था। यही कारण है कि अशोक को हम महान सम्राट कहते हैं। कुछ ऐसा ही अकबर ने किया था और कुछ ऐसा ही शेरशाह सूरी ने भी किया था। यहाँ पर पूरनमल को पराजित करने का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक नहीं था बल्कि राजनीतिक था, क्योंकि एक बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध रियासत थी। इसे पराजित कर उसने बहुत सारे आपार धन की प्राप्ति की। अगर वो इसे पराजित नहीं करता तो हो सकता था कि इस धन का गलत उपयोग करके पूरनमल आसानी से शेरशाह सूरी को मरवा सकता था। तो यहाँ पर कानूनगो की बात सुनते हैं। उन्होंने लिखा कि इस आक्रमण का कारण पूरनमल को चंदेरी के मुस्लिम परिवारों को दास बनाने के अपराध में दंड देना धार्मिक उद्देश्य नहीं था। इसके लिए किसी कट्टर धार्मिक प्रेरणा की आवश्यकता भी नहीं थी। रायसेना पर आक्रमण करने के लिए राजनीतिक उद्देश्य ही शेरशाह के लिए पर्याप्त था। हुमायूं के भाग्य को देखते हुए शेरशाह भली भांति अनुभव करता था कि एक दुर्ग के अविजित रहने से संपूर्ण साम्राज्य पलटा जा सकता है। इसलिए उसने अपने को भावी संकटों से मुक्त कराने के लिए मालवा से राजपूतों के प्रभाव को उखाड़ फेंकने का संकल्प किया था। यही कारण है कि उसने पूरनमल के रायसीना या फिर जो रायसेन का किला है उसे जीता था। रायसीना मतलब रायसेन जो कि मध्य प्रदेश में आता है, इस किले को उसने जीता था। यहाँ पर सिंध तथा मुल्तान पर अधिकार की बात करें तो जिस समय उसने रायसेन या फिर रायसीना पर अधिकार किया उसी समय नवंबर 1543 में शेरशाह सूरी के सेनापति हैबत खां नियाजी ने सिंध तथा मुल्तान पर अधिकार कर लिया। यहाँ पर बलूची सरदार फतेह खां तथा बलूच लांगा को पूरी तरह कुचल दिया। इस विजय ने हुमायूं का कांधार जाने का रास्ता बंद कर दिया और पश्चिमी सीमा दृढ़ तथा सुरक्षित हो गई। आप सिर्फ चीज़ों को सुनते जाइए और सिर्फ आपको ये पॉइंट पॉइंट एक पेज में लिखने हैं और कौन सी डेट में हुआ था उसकी साइड में डेट लिखनी है और एक और डैश लगाकर आपको उस समय जैसे मारवाड़ की जब बात करें तो मारवाड़ का राजा कौन था, यहाँ का शासक मालदेव राठौर था। तो एक तरफ राठौर लिख दीजिए, मालदेव राठौर। सबसे पहले पहले कॉलम में मारवाड़ की विजय, फिर दूसरे कॉलम में कब हुई सन लिखना है और तीसरे कॉलम में किसके विरुद्ध हुई ये लिखना है। तो इससे क्या होगा कि इतना सब सुनने के बाद में अगर आप जो कौन सा युद्ध कब हुआ और किसके खिलाफ हुआ ये ध्यान में रख लेते हैं तो जब आप एग्ज़ाम में सिर्फ ये 3 पॉइंट लिखेंगे तो ये कहानी यहाँ खुद ब खुद आपको याद आ जाएंगी। तो मारवाड़ चलते हैं, जलेबी खा के आते हैं। उस समय मारवाड़ का राज्य राजस्थान में सबसे अधिक शक्तिशाली था।
उसकी राजधानी जोधपुर थी। जोधपुर से याद आया कि हमारे इधर भी है, जोधपुर की जलेबी मिलती है। रहते हैं हम एमपी में, लेकिन जोधपुर की जलेबी भी खाने को मिलती है। यहाँ का शासक मालदेव राठौर वीर साहसी तथा चतुर कूटनीतिज्ञ था। ठंडी ठंडी बारिश में जब गरम गरम जलेबी मिलती है तो क्या बात है, लार टपक गई। दोस्तों, यहाँ पर उसने अपनी प्रतिभा के बल पर ही अपने साम्राज्य की पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। जैसे हम पहले वर्णन कर चुके हैं कि उसने 1541 ईस्वी में हुमायूं को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बंदी बनाने के लिए मालदेव पर दबाव डाला था, जिसको मानने के लिए मालदेव बाध्य हो गया। परंतु हुमायूं को इस षड्यंत्र का पता चल गया और वह वापस लौट गया। शेरशाह इस बात से नाराज हुआ कि मालदेव ने हुमायूं को बंदी क्यों नहीं बनाया। दूसरा, मारवाड़ का शक्तिशाली राज्य उसके लिए कभी भी खतरा बन सकता था। और तीसरा, मालदेव द्वारा पराजित राजपूत सरदार शेरशाह से जा मिले थे, जो निरंतर शेरशाह पर मारवाड़ पर आक्रमण करने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिनसे बीकानेर के राव कल्याणमल विशेष रूप से उल्लेखनीय थे। इन्हीं से प्रेरित होकर 1543 में हमारा शेरखा अरे नहीं भैया हमारा शेरशाह सूरी मालदेव पर आक्रमण कर देता है और कई महीनों तक युद्ध चलता है। लेकिन शेरशाह मालदेव को पराजित नहीं कर सका। तब उसने कूटनीति से काम लिया और उसने कुछ ऐसे जाली पत्र तैयार करवाकर मालदेव के शिविर के पास डलवा दिए, जिसमें मालदेव के साथियों की ओर से उसके विरुद्ध शेरशाह की सहायता करने की बात कही गई थी। जब यह जाली पत्र मालदेव को दिए गए तो वह घबरा गया और अपने साथियों पर अविश्वास हो गया। यही कहानी है जो शेरशाह को शेरशाह सूरी बनाती है। इसकी यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कि साम दाम दंड भेद हर प्रकार से अपनाकर युद्ध जीत लेता था। और कहते हैं ना, एक छोटी सी गलती आपके विश्वास को तोड़ देती है, जिसे बनाने में आप बहुत लंबा समय देते हैं। परिणाम स्वरूप उसने युद्ध का संकल्प छोड़ दिया और पीछे हट गया। यद्यपि कुछ स्वामी भक्त राजपूतों ने उसे वफादारी का वचन दिया, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। फिर भी जयता और गुम्पा नामक दो राजपूत सरदारों ने प्रत्यक्ष होकर अपने 12,000 अनुयायियों के साथ आक्रमणकारी सेना पर धावा बोल दिया और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। तब मालदेव को वास्तविकता का पता चला, लेकिन तब तक क्या था, तब तक तो आधी सेना बिखर चुकी थी। अगर साथ मिलकर लड़ते तो हो सकता था जीत सकते थे। यही है ना, विश्वास भरोसा बड़ी से बड़ी शक्ति को कुचल सकता है। मालदेव गुजरात की ओर पलायन कर गया। इस प्रकार अजमेर से लेकर आबू तक उसका सारा राज्य अफगानों के अधिकार में चला गया। इसके बाद में हम चित्तौड़ की विजय देखते हैं। मारवाड़ जीतने के बाद में वह मेवाड़ की ओर आगे बढ़ता है। मेवाड़ में उस समय षड्यंत्र, अराजकता और अस्थिरता का साम्राज्य था। मेवाड़ के विद्रोही सरदारों ने विक्रमजीत की हत्या करके बलबीर को गद्दी पर बैठा दिया था। वह अल्पवयस्क राजकुमार उदय सिंह, राणा प्रताप का पिता, जो महाराणा प्रताप है, उनके पिता उदय सिंह की हत्या करके अपने मार्ग को निष्कंटक बनाना चाहता था। लेकिन पन्ना दहाई के असीम त्याग के कारण वह बच निकला। 1542 ईस्वी में उदय सिंह का राज्यारोहण हुआ। शेरशाह ने एक विशाल सेना लेकर चित्तौड़ की ओर बढ़ा। जब वह चित्तौड़ से 24 मील दूरी पर था तो अल्पवयस्क राजा उदय सिंह ने घबरा कर किले की चाबियां शेरशाह के पास भिजवा दी और इस प्रकार बिना युद्ध किए ही शेरशाह का आधिपत्य स्थापित हो गया। यहाँ पर महाराणा प्रताप कहा करते थे कि अगर उदय सिंह नाम का व्यक्ति हमारे वंश में पैदा ना होता तो हमारा गौरव और भी ज़्यादा ऊंचा होता। क्योंकि यहाँ पर से जो उदय सिंह थे वो थोड़े से मान सम्मान से ज़्यादा थोड़ा सा दिमाग से भी सोचते थे कि भैया तो हमको इनके सामने अगर थोड़ा झुक भी गए तो क्या हो रहा है, जिंदा तो रहेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप थे कि आन मान शान चली जाए, प्राण जाए पर हमारी शान न जाए। तो यहाँ पर महाराणा प्रताप से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कालिंगर की विजय तथा शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कालिंजर पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि कालिंजर के राजा कीरत सिंह ने रीवा के राजा बीरभान बघेल को अपने यहाँ शरण दी थी। शेरशाह ने बीरभान को सौंपने के लिए कीरत सिंह से प्रार्थना की, लेकिन कीरत सिंह ने अफगान सम्राट की प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया, अतः शेरशाह को कालिंजर पर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। बहुत ज़्यादा
गले में थकान हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो को समाप्त करके ही मानेंगे। उसने कालिंजर के दुर्ग को घेरा डाल दिया। यह घेरा लगभग 1 वर्ष तक चलता रहा, लेकिन वह दुर्ग को हस्तगत करने में सफल नहीं रहा। अंत में शेर खां ने गोला बारूद बिखारकर किले की दीवार को उड़ाने का निश्चय किया। जिस समय किले की दीवार तथा फाटक को लक्ष्य करके गोला छोड़े जा रहे थे, उसी समय एक गोला किले की दीवार से टकराकर उछला और लौटकर अपने शेरू के पास में आ गया। शेर शाह के गोला बारूद के भंडार के पास में आकर गिरा। इससे बारूद खाने में आग लग गई और शेर खां बुरी तरह जल गया। शेरू अपना वहीं कहीं कहीं करने लगा और किला तो जीत लिया गया, लेकिन हमारा शेरू नहीं बच पाया। 22 मई 1545 को 73 वर्ष की अवस्था में शेरू स्वर्गवासी हो गया। इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि शेर शाह को कालिंजर में ही दफना गया अथवा उसे सहसा राम ले जाया गया। लेकिन जो शेर खां है, इसने अपनी मृत्यु से पहले ही अपना जो मकबरा है वो बिहार के सहसा राम में बनवा लिया था। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है शेरशाह सूरी से, जो कि आप अगले वीडियो में जब इनके प्रशासनिक सुधारों को देखेंगे और शासन प्रबंधों को देखेंगे कि 73 साल की उम्र में भी जो आदमी था वो 24 घंटे में से 16 घंटे काम करता था लगातार और हमेशा ही एक्टिव रहता था। तो ये बहुत ही हमें सीखने की बात है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर हम कुछ पढ़ते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि राजा हिंदू है या मुसलमान है, उसने किसके खिलाफ अभियान किया। हम अगर न्यूट्रल होकर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें सीखना चाहिए कि कोई हिंदू राजा हो या कोई मुसलमान राजा हो, अगर उससे हम कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो यहाँ पर शेर खां से यह सीखा जाता है कि 2 चीज़ें हम सीख सकते हैं। पहला तो अपने काम के प्रति ऐसा जुनून कि उम्र कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, बस हमें करना है तो करना है। दूसरी ये कि परिस्थितियों के हिसाब से ढालना सीखो, यानी कि जब इसे लगा कि सीधे युद्ध में मैं जीत सकता हूँ तो इसने युद्ध किया, जब इसे लगा कि षड्यंत्र रच के मैं जीत सकता हूँ तो इसने किया। यहाँ पर मैं आपको गलत षड्यंत्र रचने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि परिस्थितियों के हिसाब से काम लेना आपको आना चाहिए और हमेशा शांत होकर अपने दिमाग को चलाना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है और वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी जिस उद्देश्य से इस वीडियो को देख रहे थे, उस उद्देश्य में आप सभी सफल हो। अगर आप किसी परीक्षा को देने जा रहे हो तो आप बहुत अच्छे से परीक्षा दें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से। और फिर मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।